सोशल चैप्टर 22 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि चैप्टर में दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि संविधान है क्या, कैसे बना, क्यों बना, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो स्टार्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको डिटरमाइन करेगा? वो करेगा जो गवर्नमेंट का फंक्शन है, अलग अलग ऑर्गन है, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो कि काम करते हैं, तो उनके हर एक काम को, फंक्शन को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है और जो भारत के लोग हैं, उन दोनों के बीच के रिश्ते को भी डिटरमाइन करेगा। और जो स्टेट है यानी जो हमारा पूरा देश है और जो लोग हैं उनके बीच के रिश्ते को भी डिटरमाइन करेगा। और जो हर एक इंडिविजुअल होते हैं देश के, तो उसके अधिकारों के यानी उसके राइट्स की और उसकी ड्यूटी को भी डिटरमाइन करने का काम करता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इट हैज़ बीन मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यानी जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने लोगों को रिप्रेजेंट किया है अलग अलग प्रोविंशियल असेंबलियों में, उनके द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यानी कि लोगों से ही ये पावर लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है। ये एक तरीके का इंडिया के लोगों के द्वारा ही इंडिया के लोगों के द्वारा ही इंडिया के लोगों को दिया गया एक गिफ्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इंडिया के लोगों के द्वारा ही बनाकर और फिर इंडिया के लोगों को द्वारा ही इंडिया के लोगों को दिया गया एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट दिया कब? ये गिफ्ट दिया गया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो ये गिफ्ट 26 नवंबर 1949 को दिया गया है। और जो कि ये लागू कब से हुआ है? ये इफेक्ट यानी इसका जो पावर है यानी हमारा जो संविधान है ये लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। यानी ये गिफ्ट के तौर पे भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों को दिया गया। कब दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये पावर में कब आया? तो ये 26 जनवरी 1950 को आया, यानी 26 जनवरी 1950। और इसी दिन हम लोग एज अ रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द यूनियन ऑफ इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है वो क्या होगा? वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है किसी भी प्रेशर में, किसी भी दबाव नहीं रहेगा, आज़ाद होगा, अपने फैसले खुद करेगा, किसी के दबाव से या किसी के प्रेशर बनाने से वो अपने फैसले नहीं लेगा, सॉवरेन होगा। सोशलिस्ट होगा यानी समाजवाद होगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। ठीक है। सेक्युलर होगा, सेक्युलर का मतलब होगा जो स्टेट होगा उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल पर्सनल रिलीजन होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट चलेगा गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा? लोकतंत्र होगा, लोगों के द्वारा शासन की जो शासन करेगा वो चुना जाएगा। और रिपब्लिक का मतलब वो जो हेड ऑफ स्टेट होगा, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कोई भी आम आदमी भी चुनाव जीतकर उस हेड ऑफ स्टेट पर, यानी जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट क्या है वो प्रेसिडेंट का होता है, फर्स्ट पर्सन, तो उस चेयर पर भी बैठ सकता है, तो इसको कहा जाता है रिपब्लिक। तो इंडिया रिपब्लिक भी होगा। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा रिटर्न फॉर्म वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो टोटल कितने हैं? टोटल जो कि 395 आर्टिकल्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं एंड 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1,17,369 वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 1,17,369 वर्ड्स हैं। इतने वर्ड्स को मिलाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी तैयार हुआ है। जो आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो, भारत का जो
आज़ादी से पहले जिस कानून के जरिए भारत को चलाया जा रहा था वो था इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो जैसे ही संविधान लागू हो गया तो जो इंडिया एक्ट 1935 था उसका जो उसको रिप्लेस करके फिर सारे रूल और रेगुलेशन जो है हमारे संविधान के अप्लाई होने लगे। Being the supreme law of the country, every law enacted by the government must conform to the constitution। यानी क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का सबसे सुप्रीम लॉ हो गया है, तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी तो पहले इस संविधान को और उस लॉ को मिलाया जाएगी कि जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने वो इस संविधान के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। अगर अगेंस्ट जाएगा तो वो जो है लॉ जो है रद्द हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के अगेंस्ट जाएगा उस संविधान को माना नहीं जाएगा, ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। अब केस स्टडी में देखते हैं द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। The founding father of Indian Constitution had the vision of a rapidly progress India, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं उनका जो विज़न था वो इंडिया को बहुत तेज़ी से उसको प्रोग्रेस करना था, उसको आगे बढ़ाना था। They set forth certain values in the constitution to realize the vision, यानी उन्होंने कुछ निश्चित वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया ताकि हम एहसास कर सकें कि जो संविधान का विजन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कुछ लोगों के द्वारा मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था। विच वॉज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, यानी जो प्रोविंशियल असेंबली थी वहाँ पे जो मेंबर थे वही लोग इलेक्ट होके आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, और उन्होंने ही मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब ये बात एक यहाँ पे एक बात रुकते हैं, यहाँ पे बुक से एक सोचते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया आया कहाँ से था, ठीक है। तो ये बुक में नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा जानकारी निकाला है तो इसमें ऐड कर दिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया आया कहाँ से था। तो सबसे पहले एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक लीडर हैं जिनका नाम है एम एन रॉय, ठीक है। कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर हैं एम एन रॉय। सबसे पहले इन्होंने ही ऐसे ही आइडिया ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1934 में इन्होंने दिया था, ठीक है। उस समय सिर्फ एक आइडिया था ये कि उनका मानना था कि एक संविधान बनना चाहिए, देश में संविधान सभा होने चाहिए जो संविधान बनाएगा, तो उनका एक ये प्रपोजल था। तो पॉलिटिकल तौर पे प्लेटफॉर्म पे लाने का काम इसको कांग्रेस पार्टी ने किया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1935 में डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, ठीक। 1935 में डिमांड किया गया। पहली बार इसका आइडिया किया था एम एन रॉय ने दिया था जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे, और इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लाने का काम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1938 में नेहरू जी ने एक डिक्लेरेशन किया था। क्या डिक्लेरेशन किया था? सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सॉवरेन होगा। सॉवरेन का मतलब क्या होगा कि हम जब संविधान बनाएंगे, यानी हमारी जो संविधान सभा होगी उसमें किसी भी बाहरी इंसान का, बाहरी देश का किसी का भी प्रेशर नहीं होगा, न दखल होगा। हम लोग अपनी संविधान सभा और संविधान को खुद बनाएंगे, और उसके जो मेंबर होंगे वो हमारे देश के जितने भी यानी एडल्ट लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल, सब लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आएंगे वो मेंबर, और वही मेंबर आके संविधान को बनाएंगे, और इसमें बाहर से किसी का भी दखल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सिचुएशन होता है उससे क्या होता है, डिमांड तो था लेकिन अंग्रेज इस बात को सुन नहीं रहे थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा था, तो ब्रिटेन भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो 1940 में एक अगस्त 1940 के अगस्त के महीने में एक ऑफर आया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ठीक है चलो हम लोग मान लेते हैं, आप बाद में आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे ऊपरी तौर पे कोई लिखित फॉर्म में कुछ काम नहीं हुआ था, मतलब ऐसे ऊपर से ही अंग्रेजों ने मान लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप अपना संविधान बना लीजिएगा। इस तरीके से कुछ पक्का काम नहीं हुआ था, बस ये है कि उन्होंने एडमिट कर लिया था कि ठीक है आप अपना संविधान बना सकते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था संविधान बनाने का, लेकिन वो फेल्ड हो गया था क्योंकि उसका जो कि विरोध जो है मुस्लिम लीग ने किया था, तो तब भी जो है कि ये बात नहीं बन पाई थी।
उसके बाद कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आई, ठीक है। उसने एक प्रपोजल दिया, तकरीबन 389 यानी मेंबर होंगे टोटल, ठीक है, 389 मेंबर होंगे, और वो मिल के जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी 389 मेंबर्स की, और वो लोग मिल के जो है संविधान बनाने का काम करेंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में फरवरी में आई थी, ठीक है, इंडिया में। इन्होंने शुरू क्या किया था, इट बिगेन टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर, यानी इन्होंने पावर ट्रांसफर, इंडियन के लोगों को पावर देने का प्रोसेस शुरू किया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर टू कैरी वन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंट। उनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वही इंटरिम गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तब तक ताकि जो डेली का काम होता है वो होता रहे जब तक कि संविधान नहीं बन जाता। उसके बाद इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जुलाई 1946 में, ठीक है। तो उसमें तकरीबन जो है कांग्रेस पार्टी 208 यानी 208 सीट जीत जाती है, मुस्लिम लीग 73 और अदर जो है 15 जीतते हैं, ठीक है। टोटल जो 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें तकरीबन 296 प्रोविंशियल स्टेट, यानी जो अंग्रेजों का जो जहाँ पे प्रोविंस था, कब्जा था, जितने इलाकों में उनका था प्रोविंशियल स्टेट था, वहाँ पे जो असेंबलियाँ थी, तो वहाँ से 296 मेंबर जीत के आने थे, ठीक है। और जो कि प्रिंसली स्टेट यानी जो राजे रजवाड़े थे, उनका अपना एक स्टेट था जो कि अंग्रेजों कब्जे में नहीं था, तो वहाँ से तकरीबन 93 मेंबर आने थे, ठीक है। तो टोटल 389 मेंबर होने थे। तो जब चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो कांग्रेस 208 सीट जीत गई, और जो मुस्लिम लीग थी उसने 73 सीट जीती, बाकी अदर जो थे वो 15 सीट जीत गए थे। उसके बाद जो फर्स्ट असेंबली होती है, ठीक है, जो फर्स्ट असेंबली होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी, वो 9 दिसंबर 1946 को होगी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होगी। और इसमें तकरीबन 207 मेंबर यानी 207 मेंबर ही वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजा रजवाड़े के जो भी मेंबर थे, उन्होंने मतलब अपना मेंबर को भेजा नहीं था, उन्होंने कहा था चलो देखेंगे आगे क्या होता है, उन्होंने उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। उसके बाद उस समय कोई जब बैठक हुई तो कोई प्रेसिडेंट था नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं था। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय सबसे बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्हीं को ही प्रेसिडेंट चुन लिया गया था टेम्परेरी तौर पे। उसके बाद जब सेकेंड 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड जो सेशन हुआ, मीटिंग हुई असेंबली का, तो उस दिन एक परमानेंट जो है प्रेसिडेंट चुना गया था। उस दिन जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उसी दिन 2 और वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना गया था, उसमें से एक थे HC मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, और एक प्रेसिडेंट जो कि कंप्लीटली जब तक कि संविधान बन नहीं जाता उस तब तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। इसमें क्या था, इसमें था जस्टिस था, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, यानी इसी के बेस पर जो है संविधान का हर एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसमें जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, आज़ादी, इक्वालिटी यानी बराबरी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भाईचारा, और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यानी हमारे देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे सिख्स हों, क्रिश्चियन हो, जैन हो, जो भी हो, जो माइनॉरिटी में है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उनके जो भी प्रस्ताव थे 22 जनवरी 1947 को सभी की सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बेटन का प्लान एक आया, ठीक है। इससे क्या हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको सरकार भी चलाना था। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी, जो संविधान सभा बैठती थी संविधान बनाने के लिए, तो उस समय प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब वो देश को चलाने के लिए कुछ लॉ वगैरह बनाने होते थे उनको, तो उस समय जो प्रेसिडेंट होते थे वो GV मावलंकर होते थे, बाद में वो पहले स्पीकर भी बने, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1946 तक ये चला, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो गया था, यानी 2 सभाएं बैठती थी। जब एक बार
संविधान सभा बैठती थी, यानी संविधान बनाने के लिए तो प्रेसिडेंट बनते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाना था, क्योंकि जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम भी करती थी, ठीक है। तो जब उनको लॉ बनाना था देश को चलाने के लिए, तो उस समय MV GV मावलंकर जो है बैठते थे प्रेसिडेंट बन के, तो फिर कानून वगैरह बनाया जाता है एज ए स्पीकर। वो आप बाद में पहले एज ए स्पीकर बने, और ये चला तब तक जब तक कि हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हो गया। पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो पार्टीशन के बाद जो है क्योंकि जितने भी उस समय पूरा पाकिस्तान का इलाका एक ही था सब पूरा, तो प्रिंसली स्टेट जो भी थे उसके मेंबर भी ज़्यादा थे। तो जब पाकिस्तान बढ़ गया, बंटवारा हो गया, तो प्रिंसली स्टेट जो कि प्रोविंशियल स्टेट थे उनके मेंबर भी कम हो गए। तो जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन से पहले 389 पूरे टोटल सीट थे, ठीक है। और एक सीट के तकरीबन एक सीट के लिए 10 लाख लोगों की आबादी होनी चाहिए थी, तब जाके एक सीट बनता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो संविधान के बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के सीट मेंबर ही कम हो गए, टोटल हो गए 299। संविधान सॉरी पार्टीशन से पहले जो है 389 थे, और पार्टीशन के बाद 299 हो गए। इसमें जो प्रोविंशियल स्टेट थी उसमें से 229 हो गए, और जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से 70 हो गए। तो टोटल मिला के 299 मेंबर के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर बनी। और 22 जुलाई 1947 को जो नेशनल फ्लैग है हमारा, यानी 3 कलर का, इसको एज ए नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के रूप में जनगण मन और नेशनल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया सर्वसम्मति से, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को ही देश का पहला प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 24 जनवरी 1950 को देश का पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। हमारे संविधान को बनाने में तकरीबन पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। तकरीबन 11 बैठकें हुई थी संविधान को बनाने में, और 60 देशों का यानी 60 देशों के कानून उस समय वहाँ जो अलग अलग 60 देश थे वहाँ पे जिस तरह का संविधान चल रहा था, वहाँ पे कानून चल रहा था, उतने देशों का संविधान को अध्ययन किया गया था, स्टडी किया गया था, ठीक है। तब जाके हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको हर एक देश के संविधान को देखा गया, और हमारे देश के लिए कौन सी क्लॉज कौन सी रूल और रेगुलेशन सूटेबल होगा उन चीज़ों को वहाँ से सिलेक्ट किया गया था। उस समय संविधान को बनाने में तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया था, ठीक है। और संविधान बनाते समय कुछ प्रमुख जो है मेन कमेटियां भी बनाई गई थी, जिससे उनमें से एक यूनियन पावर कमेटी है, और फंडामेंटल राइट कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, स्टेट कमेटी है, जो कि अलग अलग राजा रजवाड़ों से बात करने के लिए सॉरी। और जो सबसे मेन कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, प्लस उसके साथ 6 लोग और थे। तो 7 लोगों ने मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी के ये लोग चेयरमैन थे, और ड्राफ्ट किया था, यानी कि संविधान को ड्राफ्ट किया था। इसीलिए यानी पूरे संविधान को सब लोगों ने सजेस्ट कर दिया था कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ ऐड करना, ये नहीं, तो उसको फाइनल रूप देने का काम जो है इन्हीं प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ने किया था। इसीलिए जो संविधान के रचयिता है या बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और इस पे लिखित रिटर्न फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार हुआ था, और तकरीबन 308 मेंबरों ने इसको साइन किया था हैंड रिटन कॉपी पर। और इसको जो फोर्स में लाया गया था वो 26 जनवरी 1950 से लाया गया था। दस्तखत जो है 24 जनवरी 1950 को हो गया था, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके विजन और वैल्यूज देख लेते हैं हम। हम्म 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उस दिन कुछ क्लॉजेस को उसी दिन फोर्स में ला दिया गया था। उसमें थे जैसे कि सिटीजनशिप वाले, इलेक्शन वाले, प्रोविंशियल ट्रांजिशन वाले, कुछ ऐसे क्लॉज थे जिनको जो है उसी 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में ला दिया गया था। बाकी जितने भी रूल और रेगुलेशन थे वो 26 जनवरी 1950 से ही लागू किया गया था।
तो जो विज़न था, विज़न और वैल्यू क्या था, इसको एक लंबे अरसे के बाद जो है तैयार किया गया, क्योंकि बहुत स्टडी किया गया, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, तो हर किसी की नीड अलग अलग है, तो हर किसी को ज़रूरत को देखते हुए संविधान को बनाना आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए जो विज़न था वो यही था कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो हमारे हर एक देश के सेक्शन को, हर एक कास्ट को, रिलीजन को कॉपी उनको जो है कि कवर कर पाए, और इसलिए जो है इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन तकरीबन लग गए थे। स्टार्ट हो रहा है हमारा संविधान, किससे स्टार्ट हुआ, देखिए प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल ये कहता है कि हम भारत के लोग जो है भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कि बराबरी होगा, और सेकुलर देश होगा, डेमोक्रेटिक होगा यानी लोकतांत्रिक देश होगा, रिपब्लिक होगा, यहाँ पे न्याय होगा, जस्टिस होगा, लिबर्टी यानी आज़ादी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होगी। तो इस तरीके का संविधान हम लोग बनाएंगे। तो ये प्रियम्बल में दे दिया गया है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होगा, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, सॉवरेन का मतलब क्या होगा कि हमारा देश आज़ाद होगा, किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने फैसले खुद करेगा, ठीक है। सेकुलर का मतलब ऐसा देश होगा जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसका ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, वो हर एक धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। जैसे एक टीचर होता है क्लास में ना, हर एक बच्चों को इक्वली ट्रीट, उसका फर्ज क्या बनता है, उसकी ड्यूटी है कि वो हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करे, एक्सेप्ट कि चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो। तो उसी तरह हेड ऑफ स्टेट का भी कोई धर्म नहीं होगा, जब वो हेड की कुर्सी पर बैठेगा, पोस्ट पे, तो वो देश के हर एक लोगों को इक्वल नज़र से देखेगा। डेमोक्रेटिक, हमारा देश कैसा होगा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र होगा, लोगों के द्वारा राजा यानी यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो कोई भी आम आदमी चुनाव जीतकर वहाँ पे बैठ सकेगा। जस्टिस होगा, जस्टिस किस तरीके का जस्टिस, 3 तरीके का जस्टिस होगा, सोशली होगा, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जस्टिस। ऐसे कैसे होगा, जस्टिस का मतलब होता है कि समाज में किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, हर किसी को इक्वल समझा जाए, तो इस तरीके से सामाजिक तौर पे जस्टिस हो जाएगा। इकोनॉमिकली जस्टिस कब होगा कि जो अमीरी और गरीबी का जो खाई है उसको कम किया जाए, जो गरीब है उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी अमीर बन सके, इक्वालिटी कर सके, तो ये जस्टिस होगा। पॉलिटिकली जस्टिस कब होगा, हर एक कास्ट को, हर एक जो जितने भी रिलीजन है, सबको एक मौका मिले कि वो अपने देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो पॉलिटिकली भी इस तरीके का जस्टिस हो पाएगा। लिबर्टी क्या होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप यानी लोगों को सोचने की आज़ादी हो, उनके भरोसे की आज़ादी हो, उनका फेथ किस में है, किस रिलीजन में, उसकी आज़ादी हो, ठीक है। इक्वालिटी यानी कि बराबरी हो, किसी के साथ किसी भी बेस पर भेदभाव न किया जाए, चाहे वो जेंडर के बेस पर, चाहे वो कास्ट के बेस पर, चाहे तो वो रिलीजन के बेस पर, कलर के बेस पर, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा बढ़ाना, यानी हम भारत के लोग एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर भाईचारा, ब्रदरहुड का कायम करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो ये जो है हमारा संविधान के प्रियम्बल में कुछ चीज़ों को शुरू से लिख दिया गया है, ताकि हमारा जो संविधान क्या है उस संविधान के अंदर आपको प्रियम्बल पढ़ के समझ में आ जाए कि संविधान हमसे चाहता क्या है और हमारे देश को देना क्या चाहता है हमारा संविधान। तो ये था संविधान की कुछ बेसिक चीज़ें, जो कि संविधान को बनाया गया हमारे देश को एक ऐसा रूल बुक जिसके जरिए हमारे देश का कानून बनेगा। हमारे देश में कुछ भी काम होगा, कोई भी कानून बनेगा तो संविधान को एक लिटमस टेस्ट की तरह यूज़ किया जाएगा। संविधान में जो भी कानून दिए गए हैं, जो भी नियम लिखे गए हैं, क्या हमारा जो नया कानून बन रहा है क्या उस संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। अगर अगेंस्ट जाएगा तो वो कानून वैसे भी फोर्स में नहीं आ पाएगा, और अगर उसके साथ जा रहा है तो फिर वो कानून बनेगा। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा रूल बुक है जो ये बताता है कि हमारे देश में किस तरीके का संविधान, किस तरीके का रूल और रेगुलेशन बनेगा, कानून बनेगा, कैसा नहीं बनना चाहिए। इसके बाद आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी जो स्टेट पॉलिसी होगी उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होंगे, यानी जो हमारे देश के स्टेट्स होंगे उनकी नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, यानी क्या करना है कि आपको इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना है, ताकि लोगों यानी जो लोग गरीब हैं, आप इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट कैसे कर पाएंगे, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे, उनको टैक्सेशन में छूट देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट आउट दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वली वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू ऑल, यानी आप जो है जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, वो लोगों में इक्वली ट्रीट करेंगे, इक्वली जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। टू प्रोवाइड इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन, यानी आप जो जितने भी जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो लोगों को, सिटीजन को इक्वली आप क्या करेंगे,
उनको प्रोवाइड करेंगे। टू सिक्योर प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क फॉर ऑल वर्कर, यानी आप सिक्योर क्या करेंगे, प्रॉपर कंडीशन वर्क, यानी जितने भी वर्कर हैं उनको एक प्रॉपर कंडीशन वर्क मिलेगा, इक्वली मिलेगा। टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, यानी चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सबको बराबर काम के लिए बराबर सैलरी मिलेगी, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी बच्चों को उनका शोषण करने से बचाया जाएगा। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, यानी जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ाया जाएगा, यानी जब उनको आप बढ़ाएंगे, छोटे लघु उद्योग हैं, तो उनका जो इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली जस्टिस आएगा। जब उनका पैसा आएगा, थोड़ा सा समाज में उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेटर होगा, तो इकोनॉमिक जस्टिस इसी तरह आता है। अगला है टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, यानी आपको लोगों के कल्याण को और सामाजिक जस्टिस को क्या करना है, प्रमोट करना है। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले टू हेल्प द सिक एज्ड एंड अनएम्प्लॉयड, यानी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनकी मदद करनी है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बूढ़े हैं उनकी मदद करनी है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको क्या प्रमोट करना है, उनको एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये प्रमोट करना है। टू गिव फ्री लीगल एड टू द पुअर सो दैट दे आर नॉट डिनाइड जस्टिस, यानी जो गरीब लोग हैं वो जस्टिस से परे ना रह पाए, यानी उनको न्याय ना मिल पाए, न्याय से वो दूर हो जाएं, इसलिए आपको जो है फ्री में लीगल एड देना है गवर्नमेंट को, यानी उनको वकील जो भी एडवोकेट वगैरह होता है प्रोवाइड कराना है, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। कहीं ऐसा ना हो उनके पास पैसा नहीं है, वो वकील नहीं कर पाए, तो उनके साथ न्याय ही ना हो पाए, ये देना है गवर्नमेंट को। टू प्रोवाइड केयर टू चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14, यानी बच्चों की देखभाल करनी है और 14 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त में देनी है, उनको एजुकेट करना है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों के जो पब्लिक हेल्थ है उनको इम्प्रूव करना है और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको क्या करना है, ऊपर बढ़ाना है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, यानी जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न साइंटिफिक लाइन आ गई है उसके बेस पर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, बढ़ावा देना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव मिल्क कैटल एंड प्रोहिबिटेड द slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle, यानी आपको ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है जो कि प्रोहिबिटर हैं, जैसे काऊ हो गया, काऊ स्लॉटिंग हो गया, ये सब चीज़ों से क्या करना है कि उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो उनको बहुत हॉली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो उनके इमोशन को हर्ट ना हो, तो इससे आपको बचाना है। टू बैन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, यानी जो ऐसी चीज़ें जो समाज में जो टॉक्सिक माना जाता है, जो डेंजरस माना जाता है, ड्रग हो गया या फिर पीने वाला कोई सामान, उनको क्या करना है, बैन करना है। ठीक है। टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या करना है, उसको मजबूत करना है। कैसे? टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड इनेबल द जुडिशरी टू द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, यानी जो जुडिशरी है उसको अलग करना है किससे, एग्जीक्यूटिव से, ताकि क्या है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस यानी वो स्वतंत्र होकर क्या करता है, न्याय देता है, तो वो बना रहे। अगर वो और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के लोग आपस में मिल जाएंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा शिकायतें गवर्नमेंट्स होती हैं, तो गवर्नमेंट के लोग अगर गवर्नमेंट और न्याय जस्टिस जो भी हैं वो मिल जाएंगे आपस में, तो लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है कि सेपरेशन रखना है, दोनों को अलग अलग रहना है। टू इस्टेब्लिश विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी गांव में पंचायत बनाना है ताकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अपना खुद पे ऊपर गवर्न कर सके, खुद के लिए काम कर सके। वहाँ पे जैसे गांव में नाली वगैरह बनाना है, कुछ काम करना है, तो बड़े बड़े लोग नेता थोड़ी आएंगे वो देखने के लिए। टू इस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, यानी पूरे देश में एक ऐसा कानून बनाना है जो लोग सबके लोगों के लिए बराबरी हो। टू इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस फॉर ऑल सिटीजन, यानी लोगों के शादी और तलाक हो गए, डिवोर्स वाले सिस्टम हो गए, या फिर जो कि मरने के बाद जो है किसी अलग अलग रिलीजन में कुछ और परसेंटेज मिलता है बच्चों को और किसी दूसरे रिलीजन में कुछ, तो इनको जो खानदान के जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह इनहेरिटेंस होते मिलते हैं, तो सब में इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और आगे क्या दिया है आपका, आगे दिया है टू प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारा जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें क्या करना है, बचाना है, प्रिजर्व करना है। कैसे है? टू प्रोटेक्ट ऑल मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,
यानी जो हमारे देश के मोन्यूमेंट हैं, प्लेसेस हैं, उन सबको क्या करना है, बचाना है। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, यानी जो वाइल्ड लाइफ है उनको और जो जंगल है उनको भी बचाना है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद है प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है आपका, देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सिक्योरिटी, उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ अदर नेशन, यानी एक न्याय और ईमानदार रिलेशन बनाना है, किसके साथ, जो कि अन्य देश हैं उनके साथ बनाना है। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉज, यानी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, लॉ होते हैं, उनको क्या करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है और उसके साथ उसको बढ़ावा भी देना है। टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ डिसएग्रीमेंट बाय समबडी हु इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, यानी आपको क्या करना है कि जो डिस्प्यूट वगैरह है ना, उसको आर्बिट्रेशन से सेटलमेंट करना है। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, 2 देशों के बीच में हो गए, 3 देशों के बीच में हो गए, इसमें क्या करना है हमें, उसमें एक इंटरनेशनल सेटलमेंट डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेशन के द्वारा जो है सेटलमेंट में हमें अपनी भूमिका निभानी है, देखनी है। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए हमारे। अब इसके बाद है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में क्या क्या आते हैं, राइट टू इक्वालिटी आएगा आपका, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आएगा, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन आएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि कानून के नज़र में सबकी बराबरी हो, ठीक है, समाज में तौर पे, सामाजिक तौर में सबकी बराबरी हो। और इक्वालिटी क्या हो, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं भी नौकरी मिलना है वहाँ पे भी किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, ठीक है। और जो अनटचेबिलिटी है, यानी कोई अपने आप को बहुत ऊपर समझता है, कोई अपने आप को, किसी को बहुत लो समझा जाता है, ये भी इनइक्वालिटी का एक पार्ट है। तो उसको भी ख़त्म करना है, यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है। तो आर्टिकल 14 to 18 जो है राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान का। इसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, यानी आज़ादी का अधिकार, ठीक है। इसमें आपको जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कुछ बोलने के आज़ाद हैं, कुछ कहने के लिए, अपनी एक्सप्रेस करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी आप सभा करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए पीसफुली, शांतिपूर्वक, बिना किसी आर्म के आज़ाद हैं, आपको अधिकार है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप यूनियन, एसोसिएशन बनाने के लिए भी आज़ाद हैं, ठीक है, विच में बी एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट पीसफुली, जो कि आप शांतिपूर्वक उसको चलाएंगे, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। इसके बाद क्या है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आप पूरे देश में कहीं पर भी आने जाने के लिए, घूमने टहलने के लिए आज़ाद है, सिर्फ उन जगहों को छोड़कर जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, बाकी हर जगह आप जो है आज़ाद हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप किसी भी देश के किसी भी पार्ट में आप जाकर रह सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, ये भी आपको आज़ादी है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी आप कोई भी काम करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। आर टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लीगली जो है कि मना नहीं किया गया है, लीगल नहीं कहा गया है, सब वो काम आप कर सकते हैं, आपको आज़ादी है पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो आपका शोषण से आपको आज़ादी का अधिकार। इसमें क्या दिया है कि चाइल्ड लेबर मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर ऑफ एज, इट इज़ कंसिडर्ड ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर एंड बेगर आर प्रोहिबिटेड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी राइट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करा सकते, 14 साल से कम बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये है आपका, या किसी को खरीद या बेच नहीं सकते आप, इंसानों को खरीद या बेच नहीं सकते, ये है आपका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपको शोषण से आज़ादी का अधिकार। इसके बाद आपका राइट क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपके पास अधिकार है किसका, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को माने नहीं माने, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर आप जो है एथिस्ट रहना चाहिए, आपको राइट दिया जाता है फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट क्या होता है कि कंट्री में जो है कि कुछ लोग, कल्चर है, एजुकेशन है, जो माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं, उनको एक राइट दिया जाता है कि आप अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, आपको ये राइट दिया जाता है संविधान के द्वारा।
इसके बाद आपका आर्टिकल 32 आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है कि आपको ये जो 5 राइट दिए गए हैं, 5 और 6 राइट दिए गए हैं ना टोटल, तो 5 राइट अगर आपके कहीं पर भी वायलेशन किया जाएगा, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो, रिलीजन हो, राइट्स, एजुकेशनल राइट या कल्चरल राइट्स, कहीं पर भी कोई एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा आपके साथ या भेदभाव किया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, तो राइट, उसके बाद आपको राइट मिलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। इसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जो है अर्जी दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको न्याय देता है राइट टू रेमेडीज के अकॉर्डिंग कि आपको कोई भी फंडामेंटल राइट जो है प्रैक्टिस करने से क्यों रोका जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है। और अंत में हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कुछ हमारी बुनियादी हमारे दायित्व। यह है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे संविधान में 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट है क्या? फंडामेंटल राइट क्या है? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? अबाइड करेंगे, मानेंगे, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, किसकी? इंस्टीट्यूशन की, इसके आइडियल्स की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। ठीक है, टू करिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल और आज़ादी से जुड़े हुए हैं, उसको क्या करेंगे? करिश करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी हम क्या करेंगे? भारत को इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, इसकी सॉवरेंटी बना के रखेंगे, ठीक है, इसकी यूनिटी बना के रखेंगे, और डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी हम अपने देश के लिए, इसकी सुरक्षा में, हमेशा के लिए इसकी सेवा में हमेशा के लिए तैयार रहेंगे, कभी भी बुलावा अगर देश की तरफ से आएगा तो इस तरीके के हमारे टोटल 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप कि आप इसको अच्छे से एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती है इसमें, लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हमारा, देखिए, फंडामेंटल राइट आप ध्यान से देखिए, तो फंडामेंटल राइट जो भी हमें राइट दिया गया है संविधान के द्वारा, इससे क्या होता है कि हमें अपने अधिकार के पता चलता है कि संविधान ने हमारे लिए कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से हमें ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जो हम संविधान को जानेंगे समझेंगे तभी तो पता चलेगा ना। इसलिए संविधान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। एक बार खुद से अब इसके बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए कि संविधान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसने हमें बहुत सारे राइट्स दिए जो कि हमें खुद नहीं पता होता। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया। थैंक यू।